नमस्ते, किताबी जासूसों। नॉवेल एक्सप्लेनर में स्वागत है, जहां हम नॉवेल्स की कहानियों को ऐसे खोलते हैं जैसे कोई मसालेदार बॉलीवुड ट्विस्ट। रसीले प्लॉट, पागलपन भरी थ्योरीज और ढेर सारा मजा। अपने पॉपकॉर्न लाओ, सब्सक्राइब दबाओ और चलो कहानियों की रोलर कोस्टर राइड पर। कहानी शुरू होती है। अब अध्याय 266, घरेलू हिंसा करने वालों को मरना चाहिए। जैसे ही मालिक कमरे से बाहर गया, सावित्री देवी और अन्य दादियों ने अपनी नज़र अर्जुन मल्होत्रा पर डाली और उत्सुकता से पूछा, अर्जुन, क्या तुम हमेशा से उनके व्यवसाय में निवेश करना चाहते थे? ये देखते हुए कि बात इतनी आगे बढ़ चुकी थी, अर्जुन उनसे कुछ छिपा नहीं सकते थे। उन्होंने तुरंत सिर हिलाया। हाँ, हम इस व्यवसाय पर काफ़ी समय से नज़र रखे हुए थे। अपनी ड्रिंक पीते हुए साक्षी गुप्ता अचानक बोलीं। हालांकि हमें उम्मीद नहीं थी कि वे ऐसे काम करेंगे। आज जो कुछ हुआ उसने उन्हें अंदर से बहुत परेशान किया। ऐसी परिस्थितियों में वह स्वाभाविक रूप से अपनी शिकायतें व्यक्त करना चाहती थीं। शुरुआत में हमें यहाँ का खाना बहुत अच्छा लगा और समीक्षाएं भी ठीक थीं। हम खुद आकर इसे आजमाना चाहते थे, लेकिन आज की सेवा ने हमें पूरी तरह निराश किया। साक्षी ने अपनी स्ट्रॉ को चबाते हुए अर्जुन से अपनी भड़ास निकाली। सच कहें तो सभी को कर्मचारियों की खराब सेवा महसूस हुई। वे उनकी नाराजगी को समझ सकते थे। हालांकि उन्होंने खाना खत्म कर लिया था और हमेशा यहाँ नहीं रुक सकते थे। तुम लोग बात करते रहो, मैं बिल चुकाने जा रहा हूँ। अर्जुन तुरंत उठे और वेटर के साथ कमरे से बाहर चले गए। इस बीच साक्षी ने सावित्री देवी की ओर मुड़कर कहा, चलो बाद में उस बुजुर्ग से मिलने चलते हैं। सावित्री देवी को साक्षी के सुझाव से कोई आपत्ति नहीं थी और उन्होंने जल्दी से सहमति में सिर हिलाया। ठीक है, कोई समस्या नहीं। अन्य दादियों ने भी साथ दिया। हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। हालांकि इतने बड़े समूह का अस्पताल जाना थोड़ा असुविधाजनक होता। इसके अलावा दादियां शारीरिक रूप से थक चुकी थीं और खाने के बाद उन्हें आराम की जरूरत थी। रात जल्दी होने के साथ देर तक बाहर रहना उनकी नींद के लिए अच्छा नहीं होता। इसलिए इस समय साक्षी ने सुझाव दिया, चलो सिर्फ सावित्री देवी और एक अन्य दादी हमारे साथ रात के खाने के लिए चलें। बाकी लोग वापस जाकर आराम करें, क्योंकि देर हो रही है। हालांकि वे इसके बारे में कुछ और कहना चाहती थी। सावित्री देवी ने जल्दी से सहमति में सिर हिलाया। बिल्कुल कोई समस्या नहीं। खैर, चूंकि सावित्री देवी ने बोल दिया था, उन्हें और कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। इसलिए इस समय उन्होंने बस धीरे से सिर हिलाकर अपनी सहमति जताई। थोड़ी देर बाद अर्जुन निजी कमरे में लैम्बियंट, उन्होंने सभी की ओर मुस्कुराते हुए कहा और फिर उनके साथ जाने के लिए खड़े हो गए। कुछ लोगों को दादियों को घर भेजने की व्यवस्था करने के बाद वह सावित्री देवी और एक अन्य दादी के साथ अस्पताल की ओर बढ़े। हालांकि दूसरी दादी पूरे रास्ते में उदास लग रही थीं। पहले तो अर्जुन ने इसे नोटिस नहीं किया था, साक्षी ने इसे भांप लिया। उन्हें लगा कि दादी नाखुश लग रही थीं, इसलिए उस समय उन्होंने उत्सुकता से बुजुर्ग महिला को देखा और पूछा, क्या बात है दादी, क्या तुम्हें असहज महसूस हो रहा है? उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या गाड़ी बहुत उछाल मार रही थी और बुजुर्ग महिला को मोशन सिकनेस हो रही थी। उम्र बढ़ने के साथ कई तरह की बीमारियां उभरने लगती हैं। उनकी ऊर्जा अक्सर युवावस्था जितनी मजबूत नहीं होती, इसलिए अगर उन्हें सवारी से मितली आ रही थी तो ये स्वाभाविक होता। अगर ऐसा था तो वह ड्राइवर से धीरे चलाने और इतनी तेजी से न चलने के लिए कहती। लेकिन दादी ने बस सिर हिलाया। उन्होंने थोड़ा मुंह खोला लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। इससे साक्षी और भी उलझन में पड़ गई। उस समय अर्जुन ने भी उनकी स्थिति देखी और जल्दी से उनकी ओर मुड़कर पूछा, क्या हो रहा है? सावित्री देवी ने उनकी उलझन भरी निगाहें देखीं और समझाना चाहा, लेकिन आखिरकार उन्होंने इसके खिलाफ फैसला किया। आखिरकार यह उनका मामला नहीं बल्कि दूसरी दादी का मामला था। ये देखते हुए कि हस्तक्षेप करना उनके लिए उचित नहीं था, वह केवल बुजुर्ग महिला पर फैसला छोड़ सकती थीं। इसलिए वह केवल साक्षी और अर्जुन को सिर हिलाकर जवाब दे सकीं और बोलीं, यह उस पर निर्भर है। सावित्री देवी के रहस्यमयी शब्दों ने साक्षी और अर्जुन की उलझन को और बढ़ा दिया, जिससे वे नहीं समझ पाए कि वह किस बारे में बात कर रही थीं। उनकी निगाहें उदास दादी पर टिकी रहीं और वे उनके बोलने का इंतजार करने लगे। काफ़ी देर बाद बुजुर्ग महिला ने आखिरकार गहरी सांस ली। मुझे ये सब बहुत बुरा लग रहा है। सबने सोचा था कि यह कुछ और है, लेकिन यह मुद्दा निकला। साक्षी ने तुरंत बुजुर्ग महिला को उनके कंधों पर हाथ रखकर और सिर हिलाकर सांत्वना दी। अरे दादी, तुम इसे बहुत ज़्यादा सोच रही हो, तुम्हें इसे दिल पर नहीं लेना चाहिए। लेकिन बुजुर्ग महिला बस सिर हिलाती रहीं। सच तो यह है कि मेरे पति ने अतीत में मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। उन्होंने मुझे मारा भी था। उनकी दुर्घटना के बाद ही उनका स्वभाव थोड़ा सुधरा। काफ़ी हिचकिचाहट के बाद उन्होंने आखिरकार अपनी सच्चाई बयान की। उनके शब्दों से सभी हतप्रभ रह गए और उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि उन्होंने क्या सुना। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा, यह नहीं जानते कि क्या कहें। साक्षी और अर्जुन ने मुश्किल से निगला और कुछ देर बाद साक्षी ने आखिरकार हिम्मत जुटाकर जवाब दिया, ये तो बहुत ज़्यादा है। वह बीच में ही रुक गई, अपनी बात व्यक्त करने में असमर्थ।
ये सुनकर कि बुजुर्ग महिला ने सच बता दिया, सावित्री देवी जो अब तक चुप थी उन्हें लगा कि वह अब और चुप नहीं रह सकती, इसलिए अब वह केवल असहाय होकर सिर हिला सकती थीं। वे हमारे गली में रहते थे, हमें कभी कभी खाने के दौरान उनकी रोने की आवाज़ सुनाई देती थी। वह आदमी जब ताकतवर था तब बहुत क्रूर था, हमेशा उसे तंग करता था। उसके अक्षम होने के बाद ही उसका स्वभाव थोड़ा सुधरा, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने लोगों के साथ बुरा व्यवहार जारी रखा तो हम दोस्त उसकी मदद करना बंद कर देंगे। साक्षी और अर्जुन पूरी तरह से हैरान थे और बोल नहीं पाए, क्योंकि उन्हें कभी नहीं लगा था कि ऐसा होगा। ये सब उनकी कल्पना से परे था। ऐसे पुरुष कैसे हो सकते हैं? साक्षी के अंदर गुस्सा भड़क उठा। वह हैरान थी कि ऐसी घटना हुई थी। वे शुरू में बुजुर्गों की मदद करने का इरादा रखते थे, लेकिन इस कहानी को सुनकर वे गुस्से से भर गए। उन्होंने शुरू में एक जोशीली प्रेम कहानी की कल्पना की थी, लेकिन पता चला कि वह बुजुर्ग बहुत हिंसक था। उनके पास बैठी दादी ने फिर सिर हिलाया, इसलिए मुझे तुम्हारे पैसे खर्च करने और उसकी मदद करने के लिए मेहनत करने पर अपराध बोध हो रहा है। सच कहें तो उन्हें इसके बारे में बहुत बुरा लग रहा था। वह भी उलझन में थी ना। अध्याय 267 मूल सत्य। पहले उसे नहीं पता था कि स्थिति को कैसे समझाया जाए। सौभाग्य से उसने अब ईमानदार होने का फैसला किया। अगर इस आदमी ने शुरू में उसके साथ बेहतर व्यवहार किया होता तो उसे अब इतना अपराधबोध नहीं होता। ये सच है कि इस आदमी ने अतीत में उसके साथ बुरा व्यवहार किया था। केवल अक्षम होने के बाद ही उसने कुछ हद तक अच्छा व्यवहार शुरू किया। जब से उन्हें ये सब पता चला तब से उसने पूरी सच्चाई नहीं बोली। अब जब सब कुछ कह दिया गया है तो उसे बहुत राहत महसूस हो रही है। ये सब सुनने के बाद अर्जुन मल्होत्रा और साक्षी गुप्ता को आखिरकार पूरी स्थिति समझ में आई। उन्हें कभी नहीं लगा था कि ऐसा कुछ होगा। लंबे समय तक चुप्पी के बाद साक्षी गुप्ता ने आखिरकार कहा, तो ये हुआ था, मुझे कोई अंदाजा नहीं था। बगल में अर्जुन ने तुरंत सहमति में सिर हिलाया। ये सब देखते हुए मुझे लगता है कि मैंने जो पैसे खर्च किए वे इसके लायक नहीं थे। वह वास्तव में उन पुरुषों से नफरत करता है जो खुद को श्रेष्ठ समझते हैं। हालांकि वह खुद एक पुरुष है, लेकिन उसे ऐसे पुरुष पसंद नहीं हैं। इससे भी बुरे वे पुरुष हैं जो अपनी पत्नियों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। ये कैसा पुरुष है? वे जानवरों से बेहतर नहीं हैं। इसलिए वह इस सब को लेकर इतना गुस्सा हो गया। बगल में साक्षी गुप्ता को शायद वैसा ही महसूस हो रहा था। उसने बिना हिचकिचाहट के तुरंत सिर हिलाया और कहा, अब और मत बोलो। इसने मुझे उसके लिए आर्थिक मदद करने के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। इन शब्दों के बाद बगल में बैठी बुजुर्ग महिला ने निराशा में सांस ली। मेरी नैतिक चेतना मुझे उसकी देखभाल करने के लिए मजबूर करती है। मैं उसे छोड़ नहीं सकती थी, इसलिए मुझे हमेशा उसके साथ रहना पड़ता है। सावित्री देवी ने तुरंत सिर हिलाया और कहा, हाँ, हमने उस समय उसे इसे छोड़ देने की सलाह दी थी, लेकिन उसे लगा कि वह खुद के साथ ऐसा नहीं जी सकती थी, इसलिए उसने डटकर सामना किया। सच कहें तो वे बुजुर्ग महिला की मौजूदा भावनाओं को समझ सकते थे। अगर वे उस पीढ़ी से होते तो शायद उनका फैसला भी उसके जैसा ही होता। आखिरकार उस समय नैतिकता को बहुत महत्व दिया जाता था, यहाँ तक कि अगर आप पति पत्नी थे और पति ने पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया तो उसे सहना पड़ता था। अगर पत्नी ने कुछ गलत किया होता तो शायद ये समझ में आता, लेकिन कभी कभी पुरुष बिना कारण अपनी भावनाओं को महिलाओं पर निकालते थे। पुरानी पीढ़ी की मानसिकता में एक बार शादी हो जाने के बाद तलाक नहीं होता। तलाक को बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना माना जाता था, इसलिए भले ही इसका मतलब अकेले पीड़ित होना हो, वे तलाक लेना नहीं चुनते थे। यहाँ तक कि अब स्थिति इतनी खराब होने के बावजूद वे उसे अपने पास रखना चुनते हैं और बड़ी मेहनत से उसकी देखभाल करते हैं। अर्जुन मल्होत्रा और साक्षी गुप्ता ने एक दूसरे की ओर देखा और बहुत उलझन में महसूस किया। वे निश्चित थे कि वे एक जैसा महसूस कर रहे थे। वे इस आदमी पर और पैसे खर्च नहीं करना चाहते थे। अगर इस आदमी ने उस महिला के साथ बेहतर व्यवहार किया होता तो ठीक था, लेकिन वह उसके साथ इतना क्रूर था कि अब उसके इलाज पर खर्च किया गया कोई भी पैसा बेकार होता। लेकिन वे इतनी दूर आ चुके थे, आधे रास्ते में छोड़ देना किसी हद तक अनुचित लगता। इसके अलावा अगर वे उस बुजुर्ग की मदद नहीं करते तो वह अभी भी उस बुजुर्ग महिला की देखभाल में रहता जो उसके लिए बोझ था। इन सभी कारणों ने उन्हें अनिश्चितता की स्थिति में छोड़ दिया कि क्या करना है। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन लंबे समय तक वे कोई अच्छा निष्कर्ष नहीं निकाल सके। उनकी स्थिति को देखकर बुजुर्ग महिलाओं ने शायद अनुमान लगा लिया था कि वे क्या सोच रहे थे। अगर यह सावित्री देवी की अपनी स्थिति होती तो शायद उन्होंने बहुत पहले फैसला कर लिया होता, लेकिन यह मामला व्यक्तिगत रूप से उनका नहीं था, इसलिए वे हिचकिचाईं। क्या उनके दबाए हुए शब्दों को बोल देना चाहिए और कैसे अपने विकल्प चुनने चाहिए, क्या यह इन बुजुर्ग महिलाओं पर निर्भर था। काफ़ी देर बाद बुजुर्ग महिला ने आखिरकार धीरे से सांस ली और सिर उठाकर उनसे कहा, मैं उसकी देखभाल खुद कर सकती हूँ, तुम्हें समय और पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। उसने सोचा था कि वह इसे स्वीकार कर लेगी और आगे बढ़ जाएगी, लेकिन उसके बोले गए शब्द अलग थे। इसने उन्हें मुश्किल स्थिति में डाल दिया।
वे सारा बोझ उस बुजुर्ग महिला पर नहीं डालना चाहते थे। उसके लिए पहले से ही काफ़ी मुश्किल थी और अब उसे उस आदमी की देखभाल करनी थी जिसने उसके साथ बुरा व्यवहार किया था। यह उसके लिए कितना भारी झटका नहीं माना जा सकता था। कठिनाइयों से भरे जीवन के बाद उसे आखिरकार कुछ शांति का मौका मिला था, फिर भी उसे इस बीमार आदमी का बोझ उठाना पड़ रहा था। ऐसा लगता था जैसे वे जीवन भर पीड़ित रहे हों। इसने उन्हें बोलने में असमर्थ छोड़ दिया। कुछ देर तक वे वास्तव में उलझन में थे और नहीं जानते थे कि क्या करना है। लंबे समय तक रुकने के बाद अर्जुन मल्होत्रा ने आखिरकार साक्षी गुप्ता का हाथ लिया और धीरे से सिर हिलाकर कहा, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये सुनकर साक्षी गुप्ता ने तुरंत सहमति में सिर हिलाया। हाँ, हमारा मूड अभी थोड़ा बेहतर हुआ है। इन अप्रिय चीज़ों को हमें प्रभावित नहीं करने देना चाहिए। दोनों बुजुर्ग महिलाएं इसके बहुत समर्थन में थीं और तुरंत सिर हिलाया। थोड़ी देर बाद वे आखिरकार अपने गंतव्य पर पहुंच गए। वे सभी एक साथ गाड़ी से उतरे और सहायक के नेतृत्व में एक वीआईपी वार्ड में पहुंचे। आप बता सकते थे कि अर्जुन ने मरीज के लिए सबसे अच्छा चुनने में बहुत मेहनत की थी। इसके अलावा उसने कई नर्सों को भी नियुक्त किया था। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि बुजुर्ग महिला को और अधिक कठिनाई हो, इसलिए उसने यह विकल्प चुना। लेकिन इन सभी चीज़ों के बारे में जानने के बाद उसे संदेह होने लगा कि क्या ये सारी कोशिशें इसके लायक थीं। जब सहायक ने उन्हें वार्ड में ले गया तो उन्होंने पाया कि वहाँ कोई नहीं था। इसने उन्हें उलझन में डाल दिया और वे पूरी तरह से हैरान थे। क्या हुआ, बुजुर्ग आदमी कहाँ है? साक्षी गुप्ता ने भौं उठाकर पूछा। सहायक भी हैरान था। अपने सिर के पीछे खुजलाते हुए उसने उलझन भरे लहजे में कहा, जब मैं नीचे आया था तब वह तुम्हें बुला रहा था। मुझे नहीं पता क्या हुआ। अध्याय 268 अप्रत्याशित बहुत जल्दी आता है। वह अभी नीचे किसी को लेने गया था। ये स्थिति अब कैसे बन गई, यह उसके लिए वाकई काफ़ी अबूझ था। इस समय एक नज़ आखिरकार आए और उन्हें दरवाजे के आसपास इकट्ठा देखकर उलझन भरे चेहरे के साथ पूछा, क्या आप सभी इस कमरे में बुजुर्ग को देखने आए हैं? उसके बोलने पर सभी का ध्यान नज़ की ओर गया और उन्होंने जवाब में सिर हिलाया। हाँ, वह कहाँ है? पास में एक बुजुर्ग महिला भी चिंतित दिख रही थी। नज़ ने सिर हिलाया और पास ही के आपातकालीन कक्ष की ओर इशारा किया। बुजुर्ग की अचानक हालत बिगड़ गई और उन्हें आपातकालीन कक्ष में ले जाया गया है। आप जाकर देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। ये सुनकर सभी को आखिरकार समझ में आया कि क्या हो रहा है। हालांकि उन्हें लगा कि सब कुछ बहुत अचानक हुआ जिससे वे प्रतिक्रिया करने में असमर्थ थे। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और थोड़ी देर बाद आपातकालीन कक्ष की ओर चले। उन्होंने वाकई देखा कि वहां की बत्ती अभी भी जल रही थी, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बुजुर्ग वहां होंगे। बुजुर्ग महिला पास की कुर्सी पर ढह गई और इसे विश्वास करना मुश्किल पाया। उनके बगल में बैठी सावित्री देवी ने अपना हाथ उठाया और उनके कंधे पर धीरे से थपथपाकर सांत्वना दी। ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा चिंता मत करो। हालांकि उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन वह चिंता कैसे न करती। भले ही अतीत में उसने बुजुर्ग के हाथों कई मार खाई थी, लेकिन जब बात जीवन और मृत्यु की आई तो वह घबरा गई। अगर वाकई कुछ हो गया तो उसे नहीं पता था कि वह क्या करेगी। साक्षी गुप्ता ने अर्जुन मल्होत्रा की ओर देखा और फिर पास के एक छोटे कोने में चली गई। हालांकि अर्जुन को नहीं पता था कि साक्षी का मतलब क्या है, लेकिन वह आज्ञाकारी रूप से उसके पीछे गया। क्या हुआ, क्या हो गया? अर्जुन ने अपना हाथ उठाया और धीरे से उसके सिर को सहलाते हुए कोमलता से पूछा। ये सुनकर साक्षी खुद को मुनमुनाने से नहीं रोक सकी। क्या तुम्हें लगता है कि यह किसी तरह का प्रतिशोध है? अर्जुन ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। वह जानता था कि साक्षी का इससे क्या मतलब है। उसे मानना पड़ा कि सब कुछ बहुत अचानक हुआ था, यहाँ तक कि अप्रत्याशित था। लेकिन शायद ये सब पहले से ही भगवान ने तय कर रखा था। उसने धीरे से सिर हिलाया और इस मामले पर अपने विचार व्यक्त किए। हमें परिणाम की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि यह तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन भगवान ने शायद सब कुछ पहले से तय कर रखा है। अर्जुन की बात सुनकर साक्षी ने सिर हिलाए बिना नहीं रह सकी और सोचा कि उसके शब्द बहुत सार्थक हैं। वाह, मेरे पति के शब्द कितने समझदारी भरे हैं। उलिंग, उसके सामने खड़ी महिला को ऐसा कहते देख अर्जुन की मुस्कान स्वाभाविक रूप से और बड़ी हो गई। ठीक है, अब हम यहाँ और नहीं रुकते और उन दो बुजुर्ग महिलाओं के पास वापस चलते हैं। वे बहुत चिंतित होंगी। साक्षी ने उसकी बात समझी, इसलिए वे दोनों बुजुर्ग महिलाओं के पास वापस गए। इस बार सभी चुप रहे और अपनी कुर्सियों पर बैठे बहुत तनाव में दिख रहे थे। काफी देर बाद आखिरकार एक डॉक्टर बाहर आया। ये देखकर सभी तुरंत खड़े हो गए और उत्सुकता से डॉक्टर से पूछा, अंदर की स्थिति कैसी है? डॉक्टर ने उनकी चिंतित अभिव्यक्तियां देखीं और शायद अनुमान लगाया कि ये मरीज के रिश्तेदार हैं। उसने धीरे से सिर हिलाया और काफी परेशान दिखा। उसके चेहरे को देखकर सभी को स्थिति के बारे में अपने अनुमान हो गए। लगता था कि परिणाम अच्छा नहीं होने वाला था, वरना उसके चेहरे पर वैसा भाव नहीं होता। उसने धीरे से सांस ली और आखिरकार बोला, मरीज की हालत बहुत अचानक बिगड़ गई थी और हमने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन हम कुछ नहीं कर सके।
कृपया सबसे बुरे के लिए तैयार रहें। साक्षी और अर्जुन ने एक दूसरे की ओर देखा और ऐसी घटना की उम्मीद नहीं की थी। इन शब्दों को सुनकर दोनों बुजुर्ग महिलाएं पल भर के लिए इसका सामना करने में असमर्थ लगीं। वे तुरंत अपनी सीटों पर ढह गईं। सौभाग्य से साक्षी और अर्जुन ने जल्दी से उन्हें सहारा दिया, वरना वे जमीन पर गिर पड़तीं। बहुत ज्यादा घबराओ मत। साक्षी को ये कहने में कुछ समय लगा कि वह अपने दांतों के बीच से ये शब्द निकाल पाए। इस स्थिति में उसने नहीं सोचा था कि बुजुर्ग वाकई मर जाएंगे। डॉक्टर ने उनकी अभिव्यक्तियां देखीं और भारी सांस ली। बुजुर्गों को आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। हालांकि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन आपकी उम्र में आपको ज्यादा भावुक नहीं होना चाहिए। साक्षी ने तुरंत कहा, हाँ कृपया ज्यादा परेशान न हो। बुजुर्ग ने लंबा जीवन जिया और उनका शरीर कमजोर था। जल्दी चले जाना उनके लिए राहत हो सकती है। बहरहाल आपको बहुत ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, वरना आपकी अपनी सेहत खराब हो सकती है। वे नहीं चाहते थे कि अब बुजुर्ग महिलाओं के साथ कुछ अप्रत्याशित हो। आखिरकार उनके जीवन में चीजें आखिरकार अच्छी दिशा में बढ़ रही थीं। इन शब्दों को सुनकर बुजुर्ग महिलाओं ने गहरी सांस ली। वे जानती थीं कि उन्हें अपनी अच्छी देखभाल करनी है और ज्यादा भावुक नहीं होना है। ऐसी स्थिति में उनके पास कोई विकल्प नहीं था। वे अपने शरीर की स्थिति को कैसे नहीं जान सकती थीं। ऐसी परिस्थितियों में उन्हें पहले अपने शरीर की रक्षा करनी थी। दोनों ने धीरे से सिर हिलाया और सावित्री देवी जल्दी ठीक हो गईं। वह अब दूसरी बुजुर्ग महिला के लिए ज्यादा चिंतित थीं। आखिरकार चाहे कुछ भी हो, दूसरी महिला का पति अभी अभी इस दुनिया से चला गया था। सावित्री देवी ने अपना हाथ उठाया और उनके कंधे को धीरे से सहलाने के बाद उन्हें गले लगाकर सांत्वना दी। तुमने पहले ही बहुत कुछ किया है। अगर कोई और होता तो शायद उसे बहुत पहले छोड़ देता, लेकिन तुम उनके पास रहीं और उनकी अथक देखभाल की। अध्याय 269 सब कुछ छोड़ देना। पास खड़ी साक्षी गुप्ता ने तुरंत सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ अगर मेरी बात होती तो मैं निश्चित रूप से ऐसे आदमी की परवाह नहीं करती। सावित्री देवी, तुमने बहुत कुछ किया है और अब तुम्हें उसके लिए ज्यादा आत्मग्लानि नहीं करनी चाहिए। अर्जुन मल्होत्रा स्वाभाविक रूप से उनके सामने बैठ गया। हालांकि वह दूसरों को सांत्वना देने में अच्छा नहीं था, फिर भी वह सभी पर गौर से नजर रखता। सच कहें तो बुजुर्ग महिला वाकई बहुत दुखी महसूस कर रही थी। भले ही वह जानती थी कि उस आदमी ने अतीत में उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था, लेकिन जब ये हुआ तो वह इसे पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाए। ऐसी परिस्थितियों में उसे वाकई नहीं पता था कि क्या कहना चाहिए। आंसू उसकी गालों से फिसलकर जमीन पर गिर रहे थे और रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके शरीर को अनियंत्रित रूप से कांपते देख आसपास के लोग भी दुखी महसूस करने लगे। सावित्री देवी और साक्षी ने उसे बीच में लिया और लगातार उसकी पीठ थपथपाई। ठीक है, अब सब खत्म हो गया है। हाँ, अगर वह इस तरह जीवित रहता तो यह उसके लिए अच्छा नहीं होता। चूंकि वह अब इतना बुरा महसूस कर रहा था तो यह उसके लिए भी यातना थी। अब जब वह आखिरकार मुक्त हो गया है तो वह जरूर खुश होगा। सावित्री देवी भी लगातार सांत्वनादायक शब्द कह रही थीं। वह वाकई नहीं चाहती थीं कि उनकी सहेलियां ऐसे आदमी के लिए नकारात्मक भावनाओं में फंस जाएं जिसने उनके साथ बुरा व्यवहार किया था। बुजुर्ग महिला इतनी साधारण सच्चाई को कैसे नहीं समझ सकती थी। वह मूर्ख नहीं थी। आधे से ज्यादा जीवन अनुभव करने के बाद वह सब कुछ समझती थी। कुछ देर बाद वह आखिरकार कुछ हद तक खुद को संभाल पाए। उसने धीरे धीरे अपनी पलकें उठाईं और दूसरों की ओर देखकर सिसकते हुए बोली, मैंने सोचा था कि जब बुजुर्ग मरेगा तो मुझे ज्यादा दुख नहीं होगा, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि मैं इतना टूट जाऊंगी। आखिरकार उस बुजुर्ग ने पहले उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था। साक्षी ने तुरंत कहा, यह सिर्फ ये साबित करता है कि तुम वास्तव में बहुत दयालु इंसान हो सावित्री देवी। भले ही उसने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया, तुम हमेशा उसकी मदद करती रहीं और तुमने सबसे मुश्किल समय में भी उसका साथ नहीं छोड़ा। अगर मेरी बात होती तो शायद मैं उसकी मृत्यु के बाद बहुत खुश होती, लेकिन तुम अलग हो, तुम अब भी दुखी हो। ये वाकई उनके सच्चे विचार थे। अगर कोई पुरुष उसके साथ बुरा व्यवहार करता और फिर उसका एक्सीडेंट हो जाता तो वह निश्चित रूप से बहुत खुश होती। और बुजुर्ग महिला का दुख शायद उनके लंबे समय तक साथ रहने से आया हो, जो एक बार में हकीकत को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पा रहा था। हालांकि उस बुजुर्ग ने पहले उसके साथ बुरा व्यवहार किया था, लेकिन वे अपने जीवन का अधिकांश समय साथ रहे थे। और अब ये जीवन और मृत्यु का मामला था। सावित्री देवी ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन आखिर में उसे वाकई नहीं पता था कि क्या कहना है। आखिरकार वह केवल असहाय रूप से सिर हिलाकर अपनी सहेली के कंधे को थपथपाती रही। उसे पूरी तरह से अपनी भावनाएं संभालने में काफी समय लगा। आप सभी का मेरे साथ होने के लिए धन्यवाद। वास्तव में थोड़ी देर परेशान होने के बाद अब ये कोई बड़ी बात नहीं लगती। ये देखकर कि वह आखिरकार खुद को संभाल चुकी थी, सावित्री देवी और साक्षी के चेहरों पर मुस्कान लौट आए। यह अच्छा है। लोग कभी कभी अपने लिए जेल बनाते हैं और उससे मुक्त नहीं हो पाते। जब तक तुम इसे स्वीकार कर सकती हो, ये सारी चीजें वास्तव में कोई बड़ी बात नहीं हैं। साक्षी को भी ऐसा ही महसूस हुआ।
अतीत में उसने वाकई ऐसी परिस्थितियों का सामना किया था और उसे लगा था कि वह उनसे बच नहीं सकती। कई बार ऐसा लगता था जैसे आकाश ढहने वाला हो और जीने का कोई मतलब नहीं रह गया हो। हालांकि बाद में उसे एहसास हुआ कि यह सब कुछ नहीं बल्कि उसने खुद पर लगाए हुए बंधन थे। कई चीजें उतनी बुरी नहीं थीं जितना उन्होंने सोचा था। अगर वे उन्हें सही तरीके से सोचते तो वे बिल्कुल मायने नहीं रखती थीं। सावित्री देवी ने भी जल्दी से सहमति में सिर हिलाया। सही कहा, साक्षी की सलाह अच्छी है। तुम्हें उसकी बात सुननी चाहिए और इन भावनाओं को फिर से तुम पर हावी नहीं होने देना चाहिए। अर्जुन ने देखा कि उनकी भावनाएं बेहतर हो गई थीं और वह भी खुश होने से खुद को रोक नहीं पाया। शुरू से ही उसका मानना था कि यह सब कर्म का फल था। गाड़ी में उसने सुना था कि उस बुजुर्ग ने सावित्री देवी के साथ कितना बुरा व्यवहार किया था, और फिर भी इसके बावजूद उसने इतने सालों तक उसकी इतनी मेहनत से देखभाल की और कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। उसका अब तक जीवित रहना पूरी तरह से उसकी दयालुता के कारण था। ये बहुत ज्यादा था। वह पहले से ही बहुत भाग्यशाली व्यक्ति था। अगर कोई और होता तो शायद उसे बहुत पहले छोड़ देता। तब तक कौन जानता कि उसे कितनी पीड़ा सहनी पड़ती। नस पास में ही इंतजार कर रही थी। जब उसने देखा कि उनकी भावनाएं थोड़ी बेहतर हो गई थी तो उसने आखिरकार पूछा, क्या आप देखना चाहेंगे? वह अपनी बात पूरी करने से पहले ही बुजुर्ग महिला ने तुरंत अपनी पलकें उठाकर उसकी ओर देखा और सिर हिलाया। मैं देखूंगी। चूंकि नज़ ने पहले ही सुझाव दे दिया था वह और समय बर्बाद नहीं कर सकती थी और इसलिए सभी को कमरे में ले गई। सबसे पहले प्रवेश करने वाली बुजुर्ग महिला ने धीरे धीरे सफ़ेद चादर उठाई और ठंडे चेहरे को देखा जिसमें भावनाओं का मिश्रण था। उसने मुंह खोला लेकिन आखिर में कोई शब्द नहीं निकला। इस स्थिति में उसे वाकई नहीं पता था कि उसे क्या कहना चाहिए। साक्षी और सावित्री देवी तुरंत बुजुर्ग महिला के पास गईं। वे उस पर करीब से नज़र रखे हुए थीं क्योंकि उन्हें डर था कि वह फिर से भावनात्मक रूप से ढह जाएगी। सौभाग्य से उसने केवल सामने वाले व्यक्ति को चुपचाप देखा और उसके चेहरे पर कोई भावनात्मक बदलाव नहीं दिखा। काफ़ी देर बाद उसने आखिरकार सभी की ओर मुड़कर कहा, आप सभी का यहाँ होने के लिए धन्यवाद। चलो घर चलें। आखिरकार घर पर उनकी सहेलियां शायद बेसब्र हो रही थीं। उन्हें अभी भी नहीं पता था कि बाहर क्या हो रहा है। चूंकि बुजुर्ग महिला ने ऐसा कहा था वे और देर नहीं कर सकते थे। एक बार अर्जुन ने सब कुछ संभाल लिया तो ड्राइवर ने उन्हें सभी को एक साथ वापस भेज दिया। जब तक वे घर लौटे तब तक अंधेरा हो चुका था। सहेलियों ने सोया नहीं था बल्कि घर पर उनके आने का इंतजार कर रही थीं। उनके परिचित चेहरों को देखकर वे समूह का स्वागत करने के लिए आगे बढ़ीं। उन्होंने नमस्ते कहने का इरादा किया था लेकिन अपने दोस्तों के उदास चेहरों को देखकर वे समझ गईं कि कुछ गलत हुआ है। उन्हें तुरंत शक हुआ कि कुछ भयानक हुआ होगा। अध्याय 270 मदद की पेशकश। इस समय उनके चेहरे वाकई कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। एक दादी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए सावधानी से पूछा, क्या हुआ, कोई बात हो गई? ये सुनकर सावित्री देवी ने उनकी ओर देखा और सिर हिलाया। ये दृश्य देखकर मौजूद सभी लोग सहज रूप से समझ गए कि कुछ गलत जरूर हुआ है, वरना उनके चेहरे ऐसे नहीं होते। काफी समय बाद बुजुर्ग महिला ने आखिरकार सभी की ओर देखा। सभी ने तुरंत अपना ध्यान उनकी ओर किया और सोचने लगे कि वह क्या कहने वाली है। उसने लंबी सांस ली और भौहें सिकुड़कर धीरे से बोली, मेरे पति का देहांत हो गया। ये सुनकर सभी के चेहरों पर हैरानी और अविश्वास दिखा। वे जो सुन रहे थे उस पर यकीन नहीं कर पाए। समूह ने भौहें सिकोड़ी। उन्हें ऐसी खबर की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। सभी ने सोचा कि बुजुर्ग महिला को कैसे सांत्वना दी जाए, क्योंकि वे जानते थे कि उसने अपने दिवंगत पति के साथ कई साल बिताए थे। हालांकि उसने मरने से पहले उसके साथ कुछ गलत किया था लेकिन वे इतने सालों तक साथ रहे थे जिससे एक बंधन बन गया था। इस स्थिति में उन्हें नहीं पता था कि क्या कहना चाहिए। तो ये सच है कि कभी कभी अप्रत्याशित घटनाएं अचानक हो जाती हैं जिससे आप समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर पाते। थोड़ी देर बाद कुछ दादियों ने आगे बढ़कर उनके कंधे को धीरे से छुआ और कहा, ठीक है, हम इसे पार कर लेंगे। वैसे भी उसने पहले तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था। अगर वह जीवित रहता तो तुम्हारे लिए बोझ होता। वास्तव में ये परिणाम काफ़ी अच्छा है। सभी ने बोलना शुरू किया और उम्मीद की कि बुजुर्ग महिला इस घटना से ज़्यादा दुखी न हो। सौभाग्य से जैसे जैसे वे बोलते गए बुजुर्ग महिला के चेहरे पर कोई स्पष्ट दुख नहीं दिखा, इसलिए अब वे राहत की सांस ले सकते थे। बुजुर्ग महिला ने धीरे से मुस्कुराकर सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं ठीक हो गई हूँ। आप सभी सही हैं। वह ऐसी नहीं थी जो बेवजह जिद करती हो। हालांकि वह दयालु थी फिर भी वह सही और गलत में फ़र्क कर सकती थी। उनकी सहेलियों ने ऐसा केवल इसलिए कहा क्योंकि वे नहीं चाहती थीं कि वह दुख में डूब जाए। हालांकि उसका पति चला गया था लेकिन उसके पास अभी भी उसकी सहेलियां थीं। वे अच्छे से जी सकती थीं और एक दूसरे का सहारा बन सकती थीं। अब देर हो रही थी इसलिए उनके लिए सोने का समय था। अर्जुन मल्होत्रा और साक्षी गुप्ता के लिए उनके घर में और रुकना संभव नहीं था, इसलिए उस समय दोनों ने सभी की ओर मुस्कुराया। आप सभी को अब हुई को कर सोना चाहिए। बहुत देर हो चुकी है। हम बाहर होटल में रुकने की जगह ढूंढ लेंगे।
साक्षी के शब्दों के बाद सावित्री देवी के चेहरे पर शर्मिंदगी का भाव उभरा। अगर हमारे बेडरूम पहले से भरे न होते तो आप दोनों यहाँ रुक सकते थे। मुझे वाकई खेद है, सावित्री देवी ने कहा। शर्मिंदगी का मुख्य कारण ये था कि उन्हें लगा कि उन्होंने अर्जुन और साक्षी से इतनी मदद ली थी लेकिन वे उन्हें रुकने के लिए कमरा भी नहीं दे पाए। यहाँ तक कि अगर वे कई दादियों को एक कमरे में साथ रखकर जगह बनाने की कोशिश करते तो भी यह आदर्श नहीं होता क्योंकि साफ सफाई के लिए पर्याप्त समय नहीं था। फिर भी अर्जुन और साक्षी को यह कोई बड़ी बात नहीं लगी। उन्होंने बस हाथ हिलाया और कहा, अरे कोई बात नहीं, बस एक होटल है, हमें वैसे भी होटल में रुकना पसंद है। साक्षी ने मुस्कुराकर तुरंत उन्हें आश्वस्त किया। अर्जुन ने भी सिर हिलाया और एक स्पष्टीकरण जोड़ा, इसके अलावा हम इस समय आसपास यात्रा करने और होटल में रुकने की योजना बना रहे थे। आप सभी को भी आराम करना चाहिए और हम कल मिलेंगे। चूंकि दोनों ने अपनी बात कह दी थी और कुछ कहना अनुचित होता। उन्हें जाते हुए देखने के बाद सभी अपने बेडरूम में लौट गए। ये कहना होगा कि आज की घटनाएं काफ़ी अविश्वसनीय थीं। उन्हें कभी नहीं लगा था कि वे इन दो लोगों से मिलेंगे। दादियां आग के पास बैठकर दिन की घटनाओं के बारे में बातचीत और चर्चा कर रही थीं। ये युवा लोग इतने दयालु हैं, मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसे लोग कभी नहीं देखे। हाँ, इनसे मिलना हमारे पिछले जन्म का सौभाग्य है। उन्होंने कहा कि वे हमारे साथ इस घर को बनाने में मदद करेंगे और सहेलियों को बचाएंगे। मुझे आशा है कि हम भी अपना हिस्सा निभा सकते हैं। सभी इन दोनों से मिलकर खुश थे और खुद को भाग्यशाली मानते थे। हालांकि देर हो रही थी इसलिए उनकी बातचीत खत्म होने पर सभी अपने कमरों में लौटकर सो गईं। जहां तक अर्जुन मल्होत्रा और साक्षी गुप्ता की बात है, वे पहले से बुक किए गए होटल में चेक इन कर चुके थे। नहाने धोने के बाद वे बिस्तर पर लेट गए और छत की ओर देखते हुए दिन की घटनाओं पर विचार करने लगे। मुझे कहना होगा कि उन दादियों की जिंदगी वाकई कठिन है। साक्षी ने धीरे से सांस ली और अपने विचार साझा किए। उसका दिल दुखा जब उसने सोचा कि इन दादियों के आसपास के सभी नए लोग एक एक करके उन्हें छोड़कर चले गए। अगर उसे खुद अपने लंबे समय के प्रेमी से अचानक अलग होना पड़ता तो वह निश्चित रूप से बहुत दुखी होती। अपनी पत्नी के मूड को भांपकर अर्जुन ने उसे अपनी बाहों में लिया और धीरे से बोला, ठीक है, मैं हूं ना, और हम सुनिश्चित करेंगे कि वे बेहतर जिंदगी जिएं। उसके शब्द सुनकर साक्षी ने उसके चेहरे को चूमा और कहा, मुझे पता था कि मेरा पति सबसे अच्छा है। लेकिन और सोचने पर उसने कहा, वास्तव में आज इन दादियों से मिलना संयोग माना जा सकता है। अगर यह पहले होता तो शायद हम उन पर ध्यान नहीं देते। उसने भी माना कि उसकी पत्नी की बात सही थी। कभी कभी वाकई भाग्य ही लोगों को एक साथ लाता है। वह जानता था कि इस दुनिया में कई लोग संकट में होंगे, लेकिन इस बार चूंकि उन्हें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा था, वे अपनी मदद की पेशकश करेंगे। अध्याय 271 रात के बाजार में टहलना। साक्षी गुप्ता बिल्ली की तरह अर्जुन मल्होत्रा की बाहों में सिमट गई। उसने धीरे से उससे रगड़ा और फिर बोली, एक बात है, मुझे नहीं पता कि कहनी चाहिए या नहीं। ये सुनकर अर्जुन के चेहरे पर कुछ उलझन दिखी। उसे उसका मतलब समझ नहीं आया। उसने धीरे से भौहें सिकुड़ी और पूछा, क्या बात है, बस बोल दो। साक्षी ने कुछ देर तक अपने बालों को उलझाया और आखिरकार कुछ शब्द बोली, आज वह बुजुर्ग मर गया ना। ये वाकई में हुआ था, लेकिन अर्जुन को अभी भी नहीं पता था कि वह क्या व्यक्त करना चाहती थी। हाँ, क्या हुआ? आखिरकार साक्षी ने मुंह बनाया और बोली, दरअसल जब मुझे ये खबर मिली तो मेरी पहली प्रतिक्रिया दुख की नहीं बल्कि खुशी की थी। ये कहने के बाद वह सिर हिलाए बिना नहीं रह सकी। तुम्हें शायद यह अजीब लगे, लेकिन किसी कारण से मुझे वाकई खुशी हुई, क्योंकि मुझे लगा कि उसका इस दुनिया में होना उसकी पत्नी के लिए बोझ था। ये सुनकर अर्जुन को आखिरकार उसके शब्दों का मतलब समझ आया, लेकिन उसने भी अपनी समझदारी दिखाई। चाहे कुछ भी हो, वह अपनी पत्नी की इस मामले पर भावनाओं को महसूस कर सकता था। उसने अपना हाथ उठाया और धीरे से अपनी पत्नी का सिर सहलाया और सिर हिलाकर कहा, दरअसल मेरे भी ऐसे ही विचार हैं। आखिरकार वह बुजुर्ग पहले अपनी पत्नी के लिए अच्छा था और अब वह इस हाल में है, लेकिन उसकी पत्नी ने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। शुरुआत में उसे लगा था कि उसका पति उसके विचारों को अजीब समझेगा, लेकिन उसे नहीं लगा था कि उसके भी वही विचार होंगे। ये सुनकर साक्षी की आंखों में चमक आ गई और वह उसके और करीब आ गई। सचमुच तुम भी ऐसा सोचते हो? अर्जुन स्वाभाविक रूप से उससे झूठ नहीं बोलता था, इसलिए उसने धीरे से सिर हिलाया। बिल्कुल मेरी पत्नी, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? हालांकि मुझे लगता है कि वह बुजुर्ग काफी बुरा था। उसने पहले अपनी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार किया था, लेकिन उसकी पत्नी ने अंत तक उसकी देखभाल की। अगर कोई और उस स्थिति में होता तो वह इतनी मूर्खता कभी नहीं करता। आखिरकार ज्यादातर लोग स्वार्थी होते हैं, लेकिन फिर भी बुजुर्ग महिला ने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। वह काफी लंबा जी चुका था और सच कहें तो अब तक जीवित रहना पहले से ही काफी मुश्किल था। इसलिए ऐसी परिस्थितियों में वह निश्चित रूप से बेहतर स्थिति में है। अगर वह इस तरह जीवित रहता तो और भी दर्दनाक होता। वास्तव में उसका जाना न केवल उसके लिए बल्कि उसकी पत्नी के लिए भी राहत है। ये सुनकर साक्षी ने जोर से सिर हिलाया। मैं भी यही सोचती हूँ। दोनों के इस मामले पर वाकई एक जैसे विचार थे।
शायद इसलिए क्योंकि आज जो कुछ हुआ वह उनके दिमाग में ताज़ा था। वे बिस्तर पर लंबे समय तक लेटे रहे बिना नींद की एक झलक के। फर्श से छत तक की खिड़कियों और बाहर टिमटिमाती रोशनी को देखकर साक्षी ने असहाय सांस ली। मुझे लगता है मुझे नींद ही नहीं आ रही। अर्जुन ने मजाक में उसकी नाक दबाई और उसे लाड़ किया। तुम अब इतनी उत्साहित हो कि मुझे यकीन है तुम्हें नींद नहीं आएगी। लेकिन इस तरह बिस्तर पर लेटे रहना मदद नहीं कर रहा था और यह बिल्कुल मज़ेदार नहीं था। इसलिए साक्षी के दिमाग में एक विचार आया। हालांकि उसे नहीं पता था कि यह विचार संभव है या नहीं, फिर भी उसने इसे प्रस्तावित किया। प्रिय, क्यों ना हम बाहर जाकर कुछ मस्ती करें, चूंकि हमें नींद नहीं आ रही। उसे नहीं लगा था कि उसकी पत्नी ऐसा कहेगी, लेकिन और सोचने पर उन्होंने वाकई लंबे समय तक बिस्तर पर लेटे रहकर बिना नींद के बातें की थीं। इसके बजाय वे बाहर जाकर मस्ती कर सकते थे। अर्जुन ने एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर तुरंत सहमति में सिर हिलाया। बिल्कुल कोई समस्या नहीं, हम वैसे भी कुछ और नहीं कर रहे हैं। अपने पति को जल्दी सहमत होते देख साक्षी ने उसके चेहरे को गले लगाया और मजाक में काट लिया। मुझे चिंता थी कि तुम नाखुश हो जाओगे। अर्जुन ने कपड़े पहनते हुए सिर हिलाया। मैं भला क्यों होऊंगा। वे जल्दी से कपड़े पहनकर बाहर मस्ती करने की तैयारी करने लगे। आखिरकार वे इस बार मजे करने के लिए बाहर आए थे। चूंकि उन्हें नींद नहीं आ रही थी तो वे बाहर जाकर रात के बाजारों में टहल सकते थे। बिस्तर पर लेटे रहना और भी उबाऊ होता। होटल से बाहर निकलते ही वे हिचकिचाए कि कहाँ जाएं। साक्षी ने अपनी ठुड्डी पकड़ी और कुछ अनिश्चितता के साथ इधर उधर देखा, फिर आखिरकार बोली, इतनी रात को हम कहाँ जाएं? हालांकि कुछ दुकानें देर रात तक खुली रहती थीं, लेकिन ज़्यादातर ने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे। ये सुनकर अर्जुन ने ध्यान से सोचना शुरू किया। उसने एक पल सोचा और आखिरकार एक उपयुक्त जगह तय की। उसकी आंखों में चमक आए और उसने उत्साह से कहा, पत्नी, मुझे एक जगह पता है जो तुम्हें बहुत पसंद आएगी। हम वहाँ दिन में गए थे, लेकिन रात में ये पूरी तरह अलग है, सुंदर रोशनी के साथ। ये सुनकर साक्षी को तुरंत समझ आ गया कि वह किस जगह की बात कर रहा है। क्या तुम उस जगह की बात कर रहे हो जहां हम आज दादियों से मिले थे? अर्जुन ने तुरंत सिर हिलाया और कहा, हाँ वही जगह। रात में वहां की रोशनी सुंदर होती है और यह चमकदार ढंग से जगमगाता है। वहां कई विक्रेता सामान बेचते हैं। उसे ऐसा कहते सुन साक्षी की रुचि जागी और वह देखना चाहती थी कि यह कैसा दृश्य है। उसके वर्णन से यह वाकई मज़ेदार लग रहा था। ठीक है, चलो देखते हैं। मैं देखना चाहती हूँ कि रात में ये कितना सुंदर है। आखिर में वे एक साथ गाड़ी में बैठ गए। रास्ते में वे कई गलियों से गुजरे और पता नहीं कितना समय बीता जब वे आखिरकार रुक गए। गाड़ी से उतरते ही उनके सामने लालटेनों का समुद्र दिखाई दिया। इसमें कोई शक नहीं था कि रंग सुंदर थे। सारी रोशनी जल रही थी और कोई भी दुकान रात के लिए बंद नहीं हुई थी। मुझे नहीं लगा था कि ये सारी जगहें खुली होंगी। ऐसा दृश्य देखकर साक्षी स्वाभाविक रूप से उत्साहित थी और तुरंत उसकी ओर दौड़ी। अरे पत्नी, मेरे लिए रुको। अर्जुन जल्दी से उसके पीछे भागा। उनकी नज़रों के सामने अनगिनत मनोरंजन थे और रात में भी वह जगह लोगों से गुलजार थी। अध्याय 272 उपलब्धि की भावना। न केवल रोशनी बहुत सुंदर दिख रही थी, पास में सड़क के किनारे विक्रेता लगातार अपने सामान की पुकार लगा रहे थे। गुजरते समय न चूकें, हमारे नए आए पे देखें। यह अंगूर की जेली है और तरबूज का पुडिंग। एक खरीदें एक मुफ्त पाएं। एक खरीदें एक मुफ्त पाएं। महिलाओं देखें, हमारे पास यहाँ ताजे फूल हैं, अपने प्रेमी से एक गुलदस्ता खरीदवाएं। मुफ्त ब्लाइंड बॉक्स ड्रॉ, मुफ्त ब्लाइंड बॉक्स ड्रॉ। ये विक्रेता लगातार चिल्ला रहे थे, लेकिन वे सभी बहुत उत्साही लग रहे थे। इतनी देर रात सामान बेचने निकलना पहले से ही काफ़ी मुश्किल था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे ज़्यादा बेचना चाहते थे। सौभाग्य से इस समय आसपास अभी भी बहुत सारे लोग थे। शायद कई लोग यहाँ की रोशनी से आकर्षित हुए थे। दूर से देखने पर यह जगह तारों की तरह लग रही थी, लेकिन पास जाकर सब कुछ देखना भी बहुत सुंदर था। ज़्यादा समय नहीं लगा, साक्षी गुप्ता को विक्रेताओं के बेचे जा रहे सामान ने आकर्षित कर लिया। वह वाकई उनके बारे में उत्सुक थी। यहाँ की कुछ चीज़ें उसने कहीं और कभी नहीं देखी थीं, इसलिए ऐसी परिस्थितियों में उसका और भी ज़्यादा रुचि लेना स्वाभाविक था। अरे मैडम, ये क्या है? साक्षी ने अर्जुन मल्होत्रा को एक विक्रेता के सामने खींच लिया और रुक गई। फिर विक्रेता ने उसकी ओर मुस्कुराकर समझाना शुरू किया, मैडम यह एक प्रतियोगिता है। उसके सामने छोटी सी चीज़ को देखकर जो फुटबॉल मैदान जैसी दिख रही थी, उसे नहीं पता था कि इसे कैसे खेलना है। कैसी प्रतियोगिता? अगर मैं जीत गई तो मुझे इनाम मिलेगा? साक्षी ने पूछते हुए उसके पीछे की चीज़ों पर नज़र डाली। ये देखकर कि उसके पीछे कई शानदार गुड़ियाएं थीं, वह थोड़ा उत्सुक हुए बिना नहीं रह सकी। क्या ये सारी चीज़ें इनाम हैं? महिला विक्रेता के पीछे एक शेल्फ थी जिसमें सुंदर गुड़ियाएं भरी थीं। ये स्पष्ट था कि महिला ने इन गुड़ियाओं को ध्यान से चुना था, जो तुरंत लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकती थीं। विक्रेता महिला ने फिर मुस्कुराकर सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल, ये सारे इनाम हैं और अगर आप जीत गईं तो आप इनमें से कोई भी चुनकर ले जा सकती हैं।
साक्षी ने तुरंत उस गुड़िया पर नजरें टिका दी जो उसे पसंद थी। उसने अपना हाथ उठाया और गुड़िया की ओर इशारा करते हुए अपने पास खड़े अर्जुन से कहा, मुझे वह गुड़िया जरूर जीतनी है। अर्जुन ने उसकी तरफ लाड़ भरी मुस्कान दी और कहा, बिल्कुल कोई समस्या नहीं, मुझे विश्वास है मेरी पत्नी यह कर सकती है। ये कहने के बाद उसने तुरंत पैसे चुकाए और साक्षी ने खुशी खुशी खेलना शुरू किया। ये चीज़ सरल भी थी और मुश्किल भी। अर्जुन ने खेल को ध्यान से देखा और महसूस किया कि यह बस एक छोटा फुटबॉल मैदान था। वे अपने हाथों का उपयोग खिलाड़ियों की जगह पर करते थे और गेंद को गोल में डालने का लक्ष्य रखते थे। यह कहना होगा कि यह वाकई बहुत रोचक था। हालांकि वे ऐसे दुकानदारों से निपट रहे थे जिनके पास कौशल था और साक्षी एक भी खेल नहीं जीत पाई थी। वह निराश हो रही थी। इस समय वह मुंह बनाए बिना नहीं रह सकी और बोली, प्रिय, मुझे वह गुड़िया वाकई बहुत पसंद है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि वह बहुत शानदार दिखती है? अर्जुन ने उस दिशा में देखा जिस ओर वह इशारा कर रही थी और पाया कि साक्षी को जो गुड़िया पसंद थी वह बाकियों से पूरी तरह अलग थी। उसे जो पसंद थी वह अपने हाथ में बंदूक पकड़े हुए थी और उसका लुक बहुत शानदार था। लगता है मेरी पत्नी का स्वाद वाकई अनोखा है। लेकिन साक्षी ने अपने नियंत्रित खिलाड़ियों को देखकर भौहें सिकुड़ी और कहा, मैं वाकई नहीं कर पा रही हूँ। मैंने कई बार कोशिश की लेकिन मैं बॉस को हरा नहीं पाई। दुकानदार के चेहरे पर पूरी तरह मुस्कान थी और उसने उसे प्रोत्साहित किया। अरे कोई बात नहीं युवती, बस कुछ और बार कोशिश करें। मुझे लगता है आपके पास इस खेल के लिए प्रतिभा है। अगर मेरे पास वाकई प्रतिभा होती तो मैं हर बार तुमसे नहीं हारती। अर्जुन उसकी तरफ देख रहा था और अपनी पत्नी को इतना संघर्ष करते देख उसे बुरा लग रहा था। बॉस, इस गुड़िया की कीमत कितनी है? क्या मैं इसे अपने पैसे से खरीद सकता हूँ? बेशक, बॉस ने मना नहीं किया। उसने बिना हिचकिचाहट के सिर हिलाया और जवाब दिया, बिल्कुल कोई समस्या नहीं। ये सुनकर अर्जुन अपने पैसे निकालने को तैयार था। जो कुछ भी उसकी पत्नी को पसंद था वह निश्चित रूप से खरीद लेता। हालांकि जैसे ही वह पैसे निकालने वाला था साक्षी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने सिर हिलाया और बहुत गंभीर दिखी। नहीं मेरे प्यार, मुझे इसे खुद जीतना है। अगर तुम इसे खरीदोगे तो इसका मतलब वही नहीं रहेगा। उसे नहीं लगा था कि उसकी पत्नी उससे ऐसा कुछ कहेगी। इसने उसे कुछ उलझन में डाल दिया। लेकिन तुमने पहले ही कई बार कोशिश कर ली है। क्या तुम वाकई और कोशिश करना चाहती हो? साक्षी ने दृढ़ता से सिर हिलाया और एक एक शब्द करके बोली, बिल्कुल, इसे जीतने और खरीदने में फर्क है। चूंकि उसकी पत्नी ने ऐसे शब्द कहे थे वह स्वाभाविक रूप से उसका पूरे दिल से समर्थन करता। इसलिए वह हंसा और बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। मैं तुम्हारे पास हूँ मेरे प्यार, तुम ये कर सकती हो। साक्षी ने सिर हिलाया और फिर से संघर्ष में डूब गई। वह गंभीरता से बार बार बॉस के साथ प्रतिस्पर्धा करती रही। वह कई बार हारने के बाद भी नहीं हारी थी। अनगिनत कोशिशों के बाद उसने आखिरकार जीत हासिल की। जिस पल उसकी गेंद जाल में गई वह इतनी उत्साहित थी कि वह लगभग 3 फीट ऊपर उछल पड़ी। तुरंत बाद वह दौड़कर अर्जुन को कसकर गले लगाई और उत्साह से बोली, मैंने कर दिखाया प्रिय, मैं जीत गई। देखा, मैंने इसे जीता, मैंने इसे अपने हाथों से जीता। बगल में खड़ा बॉस भी तुरंत ताली बजाने लगा। लड़की, तुम वाकई बहुत धैर्यवान हो। अगर कोई और होता तो वह पहले ही हार मान लेता। इस बार यह वाकई तुम्हारी अपनी मेहनत थी जिसने तुम्हें जीत दिलाई। बहुत अच्छे। अपनी पत्नी का उत्साह देखकर वह भी बहुत खुश हुआ। एक कहावत है कि पिता की खुशी 1000 सोने के सिक्कों के बराबर होती है। जब तक वह अपनी पत्नी की खुशी पैसे से खरीद सकता था वह ऐसा क्यों नहीं करता? उसने उसके सिर को सहलाया और कहा, बिल्कुल, देखो ये किसकी पत्नी है, वह कमाल की है। साक्षी ने गर्व से अपनी ठुड्डी उठाई और बॉस द्वारा दी गई गुड़िया को लिया। शायद इसलिए कि उसने इसे खुद जीता था उसे उपलब्धि की बहुत बड़ी भावना महसूस हुई। अध्याय 273 परिचित शहर प्रबंधन। जब साक्षी गुप्ता खुश महसूस कर रही थी तभी अचानक पीछे से हंगामा हुआ। सभी यह समझने में उलझ गए कि क्या हो रहा है और उनकी नज़रें उस दिशा में मुड़ गईं। नज़दीक से देखने पर कुछ शहर प्रबंधन अधिकारी उनकी दिशा में आ रहे थे। कुछ छोटे विक्रेता जल्दी जल्दी अपना सामान समेटने लगे और विभिन्न दिशाओं में भाग गए। वे शहर प्रबंधन को कोई जुर्माना नहीं देना चाहते थे। संभावना थी कि कुछ घंटों की बिक्री के लिए जो जुर्माना देना पड़ता वह उनकी कमाई से ज़्यादा होता। साक्षी गुप्ता और अर्जुन मल्होत्रा भी इस दृश्य को देखकर पूरी तरह हैरान थे। क्या ये शहर प्रबंधन अधिकारी इतनी रात गए भी ड्यूटी पर थे? उन्होंने देखा कि ये शहर प्रबंधन अधिकारी वही थे जिनसे उनकी सुबह मुलाकात हुई थी। उनमें से एक ने आज सुबह एक बुजुर्ग दादी को धमकाया था। खैर, दुश्मनों से संकरी सड़क पर मुलाकात की बात थी। उस दुकान में भी एक छोटा स्टॉल लगा था जहां वे अब थे। हालांकि उसने वहां से जाने का कोई इरादा नहीं दिखाया। न केवल इतना बल्कि कई अन्य दुकान मालिक भी निश्चिंत दिखे और भागने के कोई संकेत नहीं दिखाए जैसे बाकी लोग। ये देखकर साक्षी को थोड़ा उलझन हुई और उसने अपनी गुड़िया को बाहों में लिए दुकानदार की पत्नी से पूछा, आप सभी डरते क्यों नहीं?
शहर प्रबंधन अधिकारी यहाँ है ना? ये सुनकर दुकानदार की पत्नी ने इधर उधर देखा और लोगों को इधर उधर भागते देख हंसी और जवाब दिया, खैर यह बस कुछ पैसे देने की बात है। ये शब्द सुनकर अर्जुन को कुछ गलत लगा, यहाँ तक कि अगर वे पैसे दे तो भी शहर प्रबंधन अधिकारियों को उन्हें यहाँ बिक्री करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। तो फिर ये लोग पूरी तरह निडर क्यों दिख रहे थे? आसपास लापरवाही से बैठे लोग उन लोगों से बिल्कुल उलट थे जो स्पष्ट रूप से चिंतित थे। तो बस पैसे देकर वे यहाँ बिक्री जारी रख सकते हैं? अर्जुन ने भौहें सिकोड़कर अपना सवाल रखा, शायद इसलिए कि वे पहले उसकी बेटी के साथ खेल रहे थे। दुकानदार की पत्नी उनके साथ कम सतर्क लगी और ईमानदारी से जवाब दिया और सिर हिलाया। हाँ लेकिन, यहाँ उसने अपनी आवाज़ धीमी की और झुककर फुसफुसाया, हालांकि यह सामान्य शुल्क से ज़्यादा है। यह इन शहर प्रबंधन अधिकारियों के लिए रिश्वत है। बात खत्म करने के बाद उसने हाथ हिलाया और हंसी, अरे उनके लिए ये काम वाकई आसान नहीं है। इधर उधर प्रबंधन करना पड़ता है। कई चीज़ें उतनी सरल नहीं है जितना आप सोचते हैं। हालांकि यह सुनकर साक्षी को केवल बहुत गुस्सा आया। इन बुजुर्ग महिलाओं की जिंदगी पहले से ही कठिन थी। वे मेहनत से अपने हस्तशिल्प बनाकर बेचती थीं, लेकिन शहर प्रबंधन अधिकारियों ने उन्हें भगा दिया। फिर भी यही अधिकारी उन विक्रेताओं को रहने की अनुमति देते थे जो अतिरिक्त रिश्वत देते थे। ये बिल्कुल अस्वीकार्य था। वह जानती थी कि कुछ जगहों पर बिक्री करना वाकई निषिद्ध था और उल्लंघन के लिए जुर्माना जायज था। हालांकि यह स्पष्ट था कि ये शहर प्रबंधन अधिकारी कोई अच्छे लोग नहीं थे। वे किसी कानून का पालन नहीं करते थे। वे यहाँ बिक्री करने की अनुमति उन लोगों को देते थे जो उन्हें पैसे देते थे, और जो नहीं देते उन्हें भगाकर जुर्माना करते थे। अगर वे सभी के साथ निष्पक्ष व्यवहार करते तो बात ठीक थी, लेकिन इस हद तक उनके कुकर्मों को देखकर साक्षी को बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। ये बहुत ज़्यादा है। आज सुबह उन्होंने कई बुजुर्ग महिलाओं को भगा दिया। ये सुनकर उनके बगल में खड़ी दुकानदार की पत्नी ने सांस ली और कहा, दरअसल यहाँ बिक्री करने की अनुमति है। किसी ने कभी आपत्ति नहीं की, केवल इसलिए कि ये शहर प्रबंधन अधिकारी अपनी जेबें भरना चाहते थे। वे यहाँ हर दिन गश्त करते हैं। अगर वह कुछ पैसे कमा सकती थी तो वह कभी इन शहर प्रबंधन अधिकारियों को रिश्वत नहीं देती। लेकिन अब जब बात यहाँ तक आ चुकी थी, वह केवल अपनी भड़ास निकाल सकती थी और दिए हुए पैसे वापस नहीं ले सकती थी। ये सुनकर अर्जुन पूरी तरह से नाराज हो गया। ये स्पष्ट था कि ये अधिकारी यहाँ के लोगों को इंसान ही नहीं समझते थे। इसके अलावा उन्होंने देखा कि एक शहर प्रबंधन अधिकारी एक स्टॉल पर गया और बेझिझक विक्रेता के सिगरेट का एक पैकेट जेब में डाल लिया। हालांकि विक्रेता ने एक शब्द भी नहीं कहा और केवल उन्हें इस तरह के सत्ता के दुरुपयोग को देखते रहना पड़ा। क्या ये खुलेआम धमकाना नहीं था? इसके अलावा कुछ अन्य शहर प्रबंधन अधिकारी तुरंत एक और स्टॉल पर गए और स्टॉल मालिक के साथ बातचीत शुरू की, जो बहुत दोस्ताना लग रही थी। क्या वे एक दूसरे को जानते हैं? वे असामान्य रूप से परिचित लगते हैं। ये सुनकर दुकानदार की पत्नी ने उस दिशा में देखा जिस ओर अर्जुन इशारा कर रहा था। ध्यान से देखा और भौहें थोड़ा उठाकर फुसफुसाया, चुप रहो, मुझे लगता है कि वह स्टॉल मालिक एक अधिकारी का भाई है। क्या तुमने गौर नहीं किया? वह जगह सबसे व्यस्त है। सभी ने ध्यान से देखा और पाया कि उसकी बात सही थी। वह जगह वाकई 4 रास्तों के जंक्शन के पास थी जहां सबसे ज्यादा भीड़ थी। इससे सब कुछ स्पष्ट हो गया। दुकानदार की पत्नी ने गहरी सांस ली। उनके जैसे रिश्तों वाले लोगों को स्वाभाविक रूप से पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि हमें देना पड़ता है। बिना पैसे दिए हम यहाँ बिक्री नहीं कर सकते। हमारे पास कोई अच्छा विकल्प नहीं बचा है। अगर हम ये थोड़ा पैसा नहीं कमाते तो हमें वाकई नहीं पता कि क्या करना चाहिए। अधिकारियों और स्टॉल मालिकों को पुराने दोस्तों की तरह बातें करते देख साक्षी और अर्जुन को गुस्सा आया। वे वाकई नहीं समझ पाए कि ये लोग खुद के साथ कैसे जीते थे। चाहे कुछ भी हो, वे इस प्रवृत्ति को बिना रोक टोक जारी नहीं रहने दे सकते थे। बुजुर्ग महिलाएं निश्चित रूप से अपने सामान बेचने वापस आएंगी। अगर ये अधिकारी हर बार उन पर जुर्माना करते तो वे इसे कैसे बर्दाश्त करतीं? उसने अपने दिमाग में एक योजना बनानी शुरू की। वह इन शहर प्रबंधन अधिकारियों को और तबाही मचाने नहीं दे सकती थी। उस समय उसे एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली और उसने दुकानदार की पत्नी की ओर मुड़कर कहा, तुमने पहले कहा था कि शुरू से ही यहाँ बिक्री करना कानून के खिलाफ नहीं है ना? अध्याय 274 रास्ते पर अन्याय देखकर तलवार खींचना। ये सुनकर दुकानदार की पत्नी ने स्वाभाविक रूप से बिना हिचकिचाहट के सिर हिलाया और समझाना शुरू किया, आखिरकार यह हमेशा से एक व्यावसायिक सड़क रही है। शुरू से कभी नहीं कहा गया कि यहाँ गैरकानूनी है, और जब हमने शुरू किया था तब यहाँ के कुछ दुकानदारों ने हमें यहाँ व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया था। अगर जैसा दुकानदार की पत्नी ने कहा वैसा है तो ये शहर प्रबंधन कर्मचारी बेतरतीब ढंग से शुल्क वसूल रहे हैं। वे ऐसा जारी रख सकते हैं और इससे केवल और लोगों के हितों को नुकसान होगा। इसके विपरीत इससे उनकी जेबें और ज़्यादा भरेंगी। चाहे कुछ भी हो, साक्षी गुप्ता वाकई इस दृश्य को देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी।
जब वह सोच रही थी कि इस समस्या का समाधान कैसे करना है, तभी उसने देखा कि एक शहर प्रबंधन कर्मचारी बिना किसी कारण एक छोटे कोने में एक बुजुर्ग दंपति के पास जा रहा है। शायद क्योंकि उनके पैर और टांगें इतनी फुर्तीली नहीं थीं, उन्होंने अभी तक पूरी तरह से सामान नहीं समेटा था, और उन्हें लगा कि चूंकि वे एक छोटे कोने में हैं तो शहर प्रबंधन कर्मचारी उन्हें नहीं देख सकते। लेकिन उन्हें नहीं लगा था कि फिर भी वे उनके नज़र में आ गए। उन शहर प्रबंधन कर्मचारियों ने उन्हें घेर लिया और फिर बहुत उग्र तरीके से बोले, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम यहाँ जल्दी से पैसे नहीं दे सकते? भागने की सोचो भी मत, अब तुम पंखों के साथ भी नहीं उड़ सकते। उन शहर प्रबंधन कर्मचारियों ने बुजुर्ग दंपति को कसकर घेर लिया और इधर उधर बोलते रहे जैसे कि वे उन्हें अपनी बातों में डुबो देना चाहते थे। ये देखकर साक्षी गुप्ता के दिल में वाकई बहुत गुस्सा आया। उसने सुबह इसे बर्दाश्त किया था और इन बुजुर्ग महिलाओं के लिए आज्ञाकारी रूप से पैसे भी दिए थे, क्योंकि उसे लगा था कि यहाँ वाकई स्टॉल नहीं लगाए जा सकते। लेकिन अब इस दृश्य को देखकर वह अपने दिल में इसे और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इसलिए इस समय वह आगे बढ़ी और सीधे इन शहर प्रबंधन कर्मचारियों के सामने आ गई और इशारा करके उनसे बात करने लगी। लेकिन शुरू से कभी नहीं कहा गया कि यहाँ स्टॉल लगाने के लिए शुल्क देना पड़ता है। अर्जुन मल्होत्रा को नहीं लगा था कि साक्षी गुप्ता की हरकतें इतनी तेज होंगी और वह अपनी पत्नी को कोई नुकसान होने नहीं दे सकता था, इसलिए वह तुरंत उसके पास आगे बढ़ा। न केवल इतना बल्कि उसने अपने दिमाग में सोचा कि इस मामले को ठीक तरह से कैसे संभाला जाए। एक छोटी सी ठगिन को अचानक सामने आकर उन्हें डांटते देख उन शहर प्रबंधन कर्मचारियों के दिल में निश्चित रूप से बहुत गुस्सा था। उन्होंने तुरंत अपने सिर घुमाए और सामने खड़ी साक्षी गुप्ता की ओर देखा। दोबारा कहने की हिम्मत कर। साक्षी गुप्ता स्वाभाविक रूप से किसी चीज से नहीं डरती थी। हालांकि उसने उनकी उग्र शक्ल देखी थी, लेकिन उसे अपने पास पूर्ण विश्वास था, क्योंकि वह जानती थी कि उसका पति उसके पास है। जब तक उसका पति वहां था कुछ भी बड़ी बात नहीं थी। उसने देखा कि वह अपने हाथ कमर पर रखकर तुरंत उन्हें डांटने लगी। यह मत सोचो कि मैंने नहीं पकड़ा कि तुम्हें यहाँ शुल्क वसूलना नहीं चाहिए, लेकिन तुम कमजोरों को डराकर अपनी जेबें भर रहे हो। मुझे लगता है तुमने लोगों की जेबों से बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया होगा। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि हम तुम्हारी शिकायत करेंगे? तुम जैसे बेदिल, शिष्टाचार से अनजान और बेशर्म लोग देर सबेर समाज से खत्म हो जाएंगे। वह वाकई बहुत गुस्से में थी और उसने अपना सारा गुस्सा लगभग उड़ेल दिया। हालांकि रात थी, लेकिन आसपास काफी लोग थे। कुछ ने सुना कि इस तरफ झगड़ा हो रहा है और उत्सुकता से देखने आए कि क्या हो रहा है। उन्हें नहीं पता था कि क्या हुआ था, केवल एक युवती को शहर प्रबंधन कर्मचारियों को डांटते देखा। क्या हो रहा है? क्या उन्होंने स्टॉल लगाया और फिर ये शहर प्रबंधन कर्मचारी उन्हें भगाना चाहते थे? शायद, वरना वह इतनी उग्र क्यों होती? जो लोग अभी आए थे उन्हें स्वाभाविक रूप से नहीं पता था कि क्या हुआ था, लेकिन थोड़ी देर सुनने के बाद उन्हें आखिरकार समझ आ गया कि क्या हो रहा है। तो ये युवती ने अन्याय के लिए तलवार खींच ली। मुझे लगा था कि वह स्टॉल लगा रही थी, लेकिन वह हमारे जैसी ग्राहक है। साक्षी गुप्ता और बर्दाश्त नहीं कर पाए और बस डांटती रही। आज सुबह तुम लोगों ने कई बुजुर्ग महिलाओं को पैसे देने के लिए मजबूर किया और फिर आज रात तुम लोग ऐसी हरकतें कर रहे हो। क्या तुम शहर प्रबंधन कर्मचारी हो या गिरोह के सरगना? क्या तुम लोग बस लोगों को पैसे देने के लिए मजबूर नहीं कर रहे हो? इन शब्दों को सुनकर आसपास के दर्शकों ने अविश्वसनीय भाव दिखाया और उन्हें यकीन नहीं हुआ कि ऐसा कुछ हो सकता है। मेरे भगवान, लोग ऐसे कैसे हो सकते हैं? हाँ, मैंने अभी कई स्टॉल मालिकों को भागते देखा। यह निश्चित रूप से उनके कारण होगा। नहीं, अगर उन्हें वाकई यहाँ स्टॉल लगाने की अनुमति है तो वे गैरकानूनी रूप से शुल्क वसूलने के लिए जेल जाएंगे। इन लोगों की बात सुनकर उन शहर प्रबंधन कर्मचारियों के दिल में बहुत बेचैनी थी। उनके दिल में घबराहट शुरू हो गई, क्योंकि वे जानते थे कि ये लोग जो कह रहे हैं वह सही है। अगर वाकई कुछ हुआ तो वे जेल जा सकते थे। दोबारा कहकर देखो और यह मत सोचो कि एक छोटी लड़की होने के नाते उनकी मदद करने से तुम यहाँ हमारी बदनामी कर सकती हो। अगर तुम में हिम्मत है तो हमारे साथ चलो और बहस करो। एक शहर प्रबंधन कर्मचारी ने अपना हाथ उठाया और कहीं इशारा किया, लेकिन साक्षी गुप्ता इतनी मूर्ख कैसे हो सकती थी कि वाकई उनके साथ चली जाए? अगर वह बाद में उनके साथ गई और उन्होंने उसके साथ कुछ किया तो यह भयानक होता। हाय, तुम लोग देर सबेर अपने कर्मों का फल पाओगे। उन शहर प्रबंधन कर्मचारियों को वाकई अपनी इज्जत बचाने में मुश्किल हो रही थी। जैसे जैसे दर्शक बढ़ते गए वे स्पष्ट रूप से जानते थे कि वे इस मामले को और बढ़ने नहीं दे सकते। अगर यह मामला बढ़ गया तो वे निश्चित रूप से नुकसान उठाएंगे। चलो चलो अंदर जाकर बात करते हैं। ये कहने के बाद शहर प्रबंधन कर्मचारी ने अपने पास खड़े कुछ लोगों को इशारा किया। उन लोगों ने स्वाभाविक रूप से समझ लिया कि इसका मतलब क्या है। चाहे कुछ भी हो, वे इस मामले को और बढ़ने नहीं दे सकते थे। अगर ऐसा हुआ तो वे इसे संभाल नहीं पाते। इस स्थिति में सबसे अच्छा समाधान ये था कि पहले इस महिला को ले जाएं। वह अब सभी के सामने ऐसा कहने की हिम्मत कर रही थी, लेकिन थोड़ी देर में वह निश्चित रूप से कुछ नहीं कहेगी। बस भीड़ को पहले तितर बितर कर दो तो सब ठीक हो जाएगा।
ये देखकर कि वे उग्र अंदाज में आए जैसे कि उसे उठाकर ले जाना चाहते हों, साक्षी गुप्ता तुरंत मुड़ी और भीड़ की ओर भागने की कोशिश की। अध्याय 275 खुलेआम। जैसे ही साक्षी गुप्ता मुड़ी वह एक मजबूत सीने से टकरा गई। उसके प्रतिक्रिया करने से पहले ही अर्जुन मल्होत्रा ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और सामने खड़े लोगों को ठंडी नज़रों से देखते हुए बोला, तुम क्या करने की सोच रहे हो? क्या तुम वाकई खुलेआम मेरी पत्नी के साथ कुछ करने की कोशिश करना चाहते हो? ये शब्द सुनकर साक्षी गुप्ता का दिल जो तनाव में था आखिरकार शांत हुआ। जब तक उसका पति उसके पास था उसे किसी चीज़ से डरने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने शुरू में सोचा था कि यह महिला अकेले काम कर रही है, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि उसके पीछे उसका पति था। एक पल के लिए उन लोगों को समझ नहीं आया कि क्या करना है। शुरुआत में उनकी योजना थी कि उसे एक अंधेरे कमरे में खींचकर ले जाएं, उसे पीटें और फिर छोड़ दें। इस तरह वे उसे अपनी ताकत दिखा सकते थे और उसे और कुछ कहने से रोक सकते थे। लेकिन उन्हें कभी नहीं लगा था कि उसके साथ उसका पति होगा। उसके साथ होने से स्थिति पूरी तरह बदल गई थी। जैसे ही अर्जुन बोला, आसपास के दर्शकों ने अपनी नाराजगी जाहिर करनी शुरू की। मेरे भगवान, ये कैसा शहर प्रबंधन है? मैंने यहाँ यात्रा के लिए बहुत पैसे खर्च किए और मुझे ऐसा गंदा माहौल देखना पड़ रहा है। हाँ, अगर इस महिला का पति यहाँ न होता तो कौन जानता कि ये शहर प्रबंधन अधिकारी उसके साथ क्या करते। तुम शहर प्रबंधन अधिकारी इतने बेदिल कैसे हो सकते हो? आखिर तुम चाहते क्या हो? आसपास के दर्शकों ने भी मौखिक हमले शुरू कर दिए। पहले उन्हें नहीं पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन अब इतनी देर देखने के बाद उन्हें स्थिति ज़्यादा स्पष्ट हो गई थी। इसके अलावा कुछ लोग उन्हें समझा रहे थे कि वास्तव में क्या हुआ था। अब उन्हें पता था कि ये शहर प्रबंधन अधिकारी बेतरतीब ढंग से काम कर रहे थे। उनके सामने की युवती केवल गलत चीज़ देखकर मदद करने की कोशिश कर रही थी, जिसके कारण उसने उनके खिलाफ बोलना शुरू किया। सौभाग्य से उसका पति यहाँ था, वरना कौन जानता कि ये शहर प्रबंधन अधिकारी उसके साथ क्या करते। दंपति का दृढ़ रवैया देखकर शहर प्रबंधन अधिकारियों ने एक दूसरे की ओर देखा और शायद अपने विकल्पों पर विचार करने लगे। किसी तरह उन्हें इस तमाशे को खत्म करना था। अगर यह घटना बढ़ गई तो भविष्य में क्या होगा इसका कोई अंदाजा नहीं था। अचानक अधिकारियों ने मुस्कुराता चेहरा बनाया और दंपति से बात करने लगे। अरे, ये सब एक गलतफहमी होगी। गलतफहमी? हाँ, क्यों ना हम अंदर जाकर बात करें, इस मामले पर चर्चा करते हैं। अगर कुछ गलत है तो हम सुधार करेंगे। वे जानते थे कि वे सार्वजनिक रूप से इस दंपति का सामना नहीं कर सकते, लेकिन अगर वे उन्हें इमारत के अंदर ले जा सकते थे तो वे उनके साथ जो चाहें कर सकते थे। लेकिन साक्षी और अर्जुन इतने भोले कैसे हो सकते थे? वे दूसरों के कहने पर वैसा ही नहीं करते थे, वरना वे यहाँ तक नहीं पहुँचते। हाय, साक्षी ने तुरंत उनके सामने थूक दिया। यह मत सोचो कि मैं नहीं जानती कि तुम लोग कौन सी चाल चल रहे हो। क्या वे वाकई सोचते थे कि वे उसे 3 साल के बच्चे की तरह धोखा दे सकते हैं? उसने कभी इतने बेशर्म लोग नहीं देखे थे। इस विचार पर उसके दिल में गुस्से की लहर उठी। शायद अन्य सड़क विक्रेताओं को भी इस तरह पीटा गया होगा। ये काफी संभव था। आखिरकार ये लोग इतने डरावने दिखते थे जैसे कि वे कुछ भी कर सकते हों। इसलिए ऐसी परिस्थितियों में वह उन्हें आसानी से नहीं छोड़ने वाली थी। अगर संभव हो तो वह चाहती थी कि इन लोगों को उनके किए की सजा मिले। जल्द ही अर्जुन उसके सामने आ गया और उसे बचाने लगा। मैं अभी भी यहाँ हूँ। तुम हमारा क्या करना चाहते हो? हमारे पीछे ये सारे लोग देख रहे हैं। क्या तुम वाकई खुलेआम हमारा कुछ करना चाहते हो? ये सुनकर शहर प्रबंधन अधिकारियों के चेहरे और भी बदसूरत हो गए जैसे कड़ाही का तला। उन्होंने मुंह खोला, लेकिन आखिर में उन्हें नहीं पता था कि क्या कहना है। उन्होंने पहले कभी ऐसे लोगों का सामना नहीं किया था, मुख्य रूप से क्योंकि भीड़ में लोग या तो उन्हें इच्छा से पैसे देते थे या जो नहीं देते थे उन्हें पीटा जाता था। इसलिए अब वे केवल उन आज्ञाकारी लोगों से निपटते थे जो आते ही उन्हें पैसे दे देते थे। उन्होंने लंबे समय में ऐसे सख्त लोगों का सामना नहीं किया था। एक पल के लिए उन्हें वाकई नहीं पता था कि क्या करना है। कुछ देर बाद उनमें से एक ने आखिरकार बोला, अभी भी उग्र और दुष्ट दिखते हुए, तो तुम क्या करना चाहते हो? हमने कहा कि हम बात करेंगे। क्या वाकई हमारे साथ इतनी दुश्मनी करने की जरूरत है? ये सुनकर साक्षी के होठों पर ठंडी मुस्कान आई। कहावत है कि इंसानों से मिलने पर इंसानों की भाषा और भूतों से मिलने पर भूतों की भाषा बोलो। ये स्पष्ट रूप से तुम जैसे लोगों पर लागू होती है। शहर प्रबंधन अधिकारी इस युवती का विद्रोही रवैया देखकर और भी नाराज हो गए, लेकिन चूंकि आसपास इतने सारे लोग थे वे और कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाए। हालांकि अगर स्थिति इस तरह चलती रही तो इसका कोई समाधान नहीं होता। वे आज थोड़ा संयमित हो सकते थे, लेकिन भविष्य में और आक्रामक हो सकते थे और लंबे समय तक सड़क विक्रेता ही नुकसान उठाते। इसलिए इस समय साक्षी का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था कि सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। उसने अपने आसपास को ध्यान से देखा और अपने पति की ओर देखा। शहर प्रबंधन अधिकारियों के दर्शकों के साथ बहस का फायदा उठाते हुए उसने धीरे से अपने पति से पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए?
हम इस गतिरोध को जारी नहीं रख सकते क्योंकि इससे कुछ हल नहीं होगा। अर्जुन उसकी चिंताओं को समझ गया। उसने आत्मविश्वास से मुस्कुराया और उसका सिर धीरे से सहलाते हुए बोला, चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। जो कुछ भी आएगा उसके लिए सब तैयार है। शुरुआत में साक्षी को थोड़ा डर था, लेकिन उसके शब्द सुनकर उसका सारा डर जैसे गायब हो गया। हाँ, वह अपने पति की क्षमताओं पर पूरे दिल